नो जमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर शमशुदर तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को साहित्य से संबंधित प्रतिमा नाटक के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हम यह जानें यह प्रतिमा नाटक का अभिप्राय अर्थ क्या है। प्रतिमा का शाब्दिक अर्थ है प्रतिबिंब, फोटोकॉपी, सच्ची प्रतिलिपि। जिस प्रकार किसी वस्तु का, किसी जीव का, किसी मानव का चलचित्र बनाया जाता है, चित्रण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह प्रतिमा नाटक है जिसमें मनुष्य या व्यक्ति या किसी वस्तु की प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं, रूपरेखा तैयार की जाती है। इसीलिए इस नाटक को प्रतिमा नाटक कहा गया है। महाकवि कालिदास का जो स्थान नाटक शास्त्र में है, ठीक उसके समानांतर भास का भी संस्कृत साहित्य में, संस्कृत नाटकों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भास के नाटकों में रामायण पर आधारित कुछ नाटक है, कुछ भागवत पर आधारित है, कृष्ण पर आधारित नाटक है, या कुछ नाटक ऐसे हैं जो कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करता है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटककार भास के नाटक अपने आप में महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित है, क्योंकि भास के नाटक बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किए गए। जैसा कि यह प्रतिमा नाटक है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है किसी की प्रतिमा, किसी की मूर्ति की इसमें कथा वर्णित है। राम को वनवास होता है और वनवास के क्रम में दशरथ अपना प्राण त्याग करते हैं। गुरु के आदेश से भरत और शत्रुघ्न को सुमंत जी ननिहाल से लाने जाते हैं और लौटते क्रम में जब ये रास्ते में देखते हैं कि मेरे पिता दशरथ की प्रतिमा यहाँ बनी है, तो बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और उन्हें उपचार के पश्चात जब चेतना आती है तो अपने पिता के प्रतिबिंब को भी देखते हैं।
इस नाटक की मूल कथा वस्तु है, अर्थात यह नाटक राम के वनवास से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथाओं को चित्रित करता है, प्रस्तुत करता है। और अभिनय कला की दृष्टि से यह नाटक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसमें कहा गया है, कौंचकी इसमें कहता है, क्षत्रम सभ्य जनम सनिंदपटहम भद्र आसनम कल्पितम नैस्ता हेम मया सदर्भ कुसुम तीर्था पूर्णा घटा जुक्ता पुण्यस्य मंत्री सहिता पौरा सभ्यम गता सर्व शास्त्रम ही मंगलम नो भगवान वेदाम वशिष्ठ स्थित। क्योंकि महाराज के आदेशानुसार सब कुछ सुसज्जित है, अर्थात सब कुछ तैयार है। भौर सहित चंद्र, पटह से युक्त सिंहासन, कुश और कुसुम युक्त तीर्थ जल से भरे हुए सोने के घड़े, घोड़ों से जुता हुआ केदारथ, ये सब सुसज्जित है। मंत्रीगण और नगर निवासी लोग उपस्थित हैं और इस संपूर्ण कृत्य के अमंगल रूप भगवान वशिष्ठ वेदी पर बैठे हैं, अर्थात राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। वशिष्ठ आसन पर विराजमान है एवं वे आसन पर बैठे हुए वेदी स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उसी समय अंतःपुर से यह संदेश आता है कि राम के राज्याभिषेक को रोक दिया जाए और जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं वो एकाएक बंद हो जाते हैं। और वाद्य यंत्र बंद होने से वहाँ उपस्थित सज्जनों को यह संदेह होता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। एकाएक जो उत्साह का माहौल था वो शोक के माहौल कैसे हो गया, एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया। एकाएक जगवेदियाँ सूनी पड़ने लगी और जो मंगलवाद बज रहे थे वो मंगलवाद बंद हो गए। गुरु वशिष्ठ अपने आसन पर सन्न होकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार लोगों को उपस्थित प्रजाओं के बीच में एक संदेश जाता है कि कुछ अनहोनी हुई है, जिसकी वजह से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है।
इदानीं भूमिपालनं कृत्यकृत्यः कृतः प्रजा रामाभिधानं मेदिन्यं शशांकम् इस प्रकार आर संभक जाओ, तुम भी महाराज की ओर से पूज्य पुरोहित के समान पूर्वक शीघ्र बुला लाओ। सारसी के संगीतशाला में जाकर नटों से कह दो कि समयोचित नाटक देखने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, मैं भी सब कुछ सुसज्जित है, इसकी सूचना महाराज को दे दूं। इस प्रकार की घटनाएं उसे मंच पर घटित हो रही है और ये स्वयं इसे देखकर उत्सुक हो जाते हैं कि इसकी किस प्रकार से संपादित किया जाए। अर्थात इसे राज्याभिषेक में कैकेयी के परिणाम स्वरूप एकाएक मोड़ आता है और मोड़ आने के पश्चात राम को राज्याभिषेक न होकर वनवास हो जाता है एवं राजा स्वयं मूर्छित होते हैं। क्योंकि ओहो, बहुत बुरा हुआ, हंसी में भी जरा बलकल उठा लेने से इतनी डर गई तो लोग दूसरों को चीज चुराने से तो कहना ही क्या है। हंसता हंसता चाहती हूँ, परंतु अकेले न हंसना चाहिए। चिट्ठी कहती है, रानी जी, परिजन से कुछ न कुछ अपराध हो ही जाता है। इससे कुछ अपराध हो गया होगा तो इसे क्षमा किया जाए। इसी प्रकार इस प्रतिमा नाटक की घटनाएं आगे बढ़ती है एवं इसके जो अगला प्रसंग है वो इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम का राज्याभिषेक न होगा। इसे प्रतिमा नाटक की प्रारंभ की घटनाएं हैं जिसे नाटककार भास ने बड़े ही नाट्य ढंग से इसको प्रस्तुत करने का अथक प्रयास किया। क्योंकि हम देखते हैं कि भास के नाटकों में श्रृंगार, वीर, करुण प्रमुख रूप से ये रस पाए जाते हैं। जितने वीर रस के वर्णन में पारंगत हैं, उतना ही श्रृंगारों को चित्रित करने में भी निपुण है। अतः संस्कृत नाटकों के अध्ययन करने के पश्चात यह पूर्णतः साबित होता है कि
प्रतिमा के नाटककार भास की जो रचना है वो अपने आप में अद्वितीय है, अनमोल है। उसमें नाटकों के पाए जाने वाले जो आवश्यक तत्व हैं वे सभी तत्व इसमें विद्यमान हैं। इसीलिए आज भी भास के नाटक फलता फूलता उपलब्ध है और समाज में इसका प्रचलन प्रसारण अभिनय उसी प्रकार होता है जैसा कि अन्य रोमांचिक नाटकों का होता है। कि इस नाटक के अभिनय से दर्शक का चित्त आह्लादित हो जाता है, दर्शक प्रसन्नचित्त हो जाता है। इसलिए इस नाटक की एक अद्भुत विशेषता है। इसीलिए नाटककार भास ने संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक 13 नाटकों की रचना की है। यह उनकी नाटकीय विशेषताएं हैं। अगली कक्षाओं में इससे प्रतिमा नाटक से संबंधित अन्य आवश्यक तत्वों को छात्रों के हित के लिए मैं प्रस्तुत करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। जय तु संस्कृत।